Hello, it's a lovely good evening from here in Delhi as always, and hope each always that you are absolutely fine, hale, hearty and cheerful. So it's a very significant chapter, formidable chapter which we are going to start today in this particular session, and of course you are well aware of which chapter I am talking about. You can see as on your screens that holding company. Accounts for holding company, also known as consolidated accounts. So this is the topic which we are going to start off with. Needless to add that it's a formidable, significant, important, whatever you may like to call it. Correct? All in all, it requires attention, focus. But at the same time, let me make it absolutely clear, most of you are nursing that it might be very tough or it might be something like that. No, it is not at all like that. It is neither tedious nor complicated nor difficult. Honestly speaking, it's a pretty simple one, no doubt about that, and we will see to it that by the time we finishes it up, you get a feel that it really is a simple one. Anyway, तो बड़े स्टार्ट करते हैं आज के इस पर्टिकुलर सेशन को. जैसे कि मैंने कहा, होल्डिंग कंपनी का चैप्टर है. इस चैप्टर को अब हम स्टार्ट करेंगे. अब चैप्टर का नाम ही कंसोलिडेटेड अकाउंट्स है, तो इसका मतलब हमें अकाउंट्स का कंसोलिडेशन करना है, और कंसोलिडेशन का मतलब होता है मिलाना. करेक्ट? मैं दो चीजों को मिला दूं, वैसे मिलाने में यानी कि कंसोलिडेशन करना और कंबाइन करना दोनों में भी थोड़ा सा फर्क होता है. कंसोलिडेशन में और कंबाइन में फर्क क्या होता है? दो चीजें आपस में मिल जाएं तो जरूरी नहीं है कि उससे मजबूती आए. जैसे कि दो कमजोर या मूर्ख आदमी आपस में मिल जाएं तो ज्यादा चांसेस है कि और मूर्खतापूर्ण बातें होंगी. लेकिन दो बुद्धिमान आदमी आपस में मिल जाएं तो ऐसा संभव है कि उससे और भी चीज बेहतर हो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो कंसोलिडेशन का मतलब है दो चीजों का मिलना, और कुछ इस तरीके से मिलना कि और मजबूती सामने आए. तो इसलिए हम यहां पर कंबाइनिंग वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे. That is why we use the word consolidated. अगर आप क्रिकेट कमेंट्री वगैरह भी सुनते हो तो उसमें भी कई बार क्रिकेट कमेंट्रेटर ये शब्द यूज करते हैं, कंसोलिडेशन. करेक्ट? जैसे कि दो बैट्समैन के बीच में बहुत अच्छी पार्टनरशिप हुई तो वो कई बार कहते हैं दे कंसोलिडेटेड द इनिंग्स. तो कंसोलिडेटेड द इनिंग्स का मतलब उनकी पार्टनरशिप ने क्या करा? मजबूती प्रदान करी इनिंग्स को. ठीक यहां पर भी है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पर कंसोलिडेशन किस किस का है. अभी हम देखेंगे कुछ लम्हों के बाद कि कंसोलिडेशन जो होगा एक होल्डिंग कंपनी और उसकी जो तमाम सब्सिडियरी कंपनी हैं उनका कंसोलिडेशन. यानी कि जो हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाएंगी वो कंसोलिडेटेड फॉर्म में बनाएंगी. तो इसके क्या फायदे हैं, ऐसा हमें क्यों करना पड़ता है, और मोर सिग्निफिकेंटली ऐसा हम कैसे करते हैं, तो इन तमाम चीजों का हम जायजा लेते हैं. आप 2 मिनट में इसको, जो मैंने ये डेमोन्स्ट्रेशन या तुम्हारे आने से पहले अभी लिखा है, आप जल्दी से इसको उतारे बेटे 2 मिनट में, और उसके बाद फिर आपने क्वेश्चन लिखना है, फिर मुझे इसे समझाना है. 2 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूं आपको. हाँ बेटे, मैंने स्क्रीन थोड़ा सा और इधर की तरफ करी क्योंकि मुझे काफी जगह चाहिए इसके सॉल्यूशन के लिए. अब पहले तो इस क्वेश्चन का जायजा लेते हैं, और मैंने अभी तक आपको कुछ नहीं बताया है, ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, तो इसलिए ध्यान से समझें. इस डेमोन्स्ट्रेशन के सहारे हम क्या क्या चीजें समझने की कोशिश करेंगे. नंबर 1, हम समझने की कोशिश करेंगे कि होल्डिंग कंपनी क्या होती है, और ऑफकोर्स नंबर 2, सब्सिडियरी कंपनी क्या है. नंबर 3, हम ये समझने की कोशिश करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हम बाद में देखेंगे, AS 21 हमें कुछ गाइडलाइंस देता है कि किस तरीके से अकाउंटिंग पैटर्न जो है अनफोल्ड करा जाएगा. जहां तक सवाल है कंसोलिडेशन का, तो AS 21 की कुछ गाइडलाइंस को भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि अकाउंटिंग करते वक्त हमें किन किन बातों का ख्याल करना है. एक तो होल्डिंग कंपनी, एक सब्सिडियरी कंपनी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 21 की कुछ गाइडलाइंस, फिर जैसा कि मैंने कहा कंपनीज एक्ट 2013, और बाद में कंपनीज अकाउंटिंग रूल आया 2014, जिसके अंदर भी रूल 5 और 6, इन
इनकी भी चर्चा साथ साथ करी जाएगी। तो मोर इंपॉर्टेंटली सीधे साधे अल्फाजों में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कंसोलिडेटेड अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर करे जाते हैं। करेक्ट। आइए सबसे पहले तो वन बाय वन। पहले तो मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि होल्डिंग कंपनी क्या है और सब्सिडियरी कंपनी क्या है। करेक्ट। ध्यान से देखें, अभी मैंने जानबूझ के इसमें टाइटल नहीं लिखा था। ये तो है एच लिमिटेड की बैलेंस शीट। करेक्ट। और ये है एस लिमिटेड की बैलेंस शीट। ध्यान से देखिए, बल्कि आप इसको मिटा भी दो। शेयर कैपिटल आप सिर्फ ब्रैकेट में इतना लिखना, ऑफ ₹100 ईच। शेयर कैपिटल ऑफ ₹100 ईच। इसका मतलब इसकी 15 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है और सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल 5 लाख की है। यहां तक किसी तरीके का डाउट तो नहीं है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है होल्डिंग कंपनी का 5 लाख। इसका होल्डिंग कंपनी का 4 लाख, इसका 2 लाख। जनरल रिजर्व होल्डिंग कंपनी का 3 लाख है, इसका 1 लाख का है। लायबिलिटीज 8 लाख और 12 लाख की हैं। फिक्स्ड एसेट 15 लाख और 10 लाख के हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम जो आप यहां पर ध्यान देंगे, होल्डिंग कंपनी के कॉलम में मैंने लिखा है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ 4000। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड 4000 शेयर्स। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड 4000 शेयर, लेकिन मैंने यहां पर 7 लाख लिखा है। ये मैंने क्या लिखा है आई विल लेट यू नो इन ए शॉर्ट वाइल, लेकिन पहले आप यहां पर ध्यान दें कि मैंने लिखा क्या है। और करंट एसेट CA, करंट एसेट 8 लाख और 10 लाख मैंने एक छोटी सी बैलेंस शीट इसमें बनाई है। अब मैं जितनी चीजें आपसे पूछूं बस मुझे आप उतना आंसर देंगे और उससे ज्यादा कोई आंसर नहीं देंगे, और मैं वन बाय वन अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। करेक्ट। आइए जी, पहले तो ध्यान से समझने की कोशिश करें। मैं जितना आपसे पूछूं, मैंने कहा आपने सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ हमें उतना आंसर देना है, उससे ज्यादा नहीं। और मैं जानता हूं कि मैंने अभी तक आपको कुछ नहीं बुलाया, कुछ नहीं बताया है। जल्दी से बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं इस क्वेश्चन में सब्सिडियरी एस लिमिटेड के नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, एस लिमिटेड के नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं बेटे, अगर मैं ये आपसे पूछूं तो आप मुझे कैसे बताओगे? सब्सिडियरी कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 5 लाख रुपए की उनकी शेयर कैपिटल है। एक शेयर 100 रुपए का है, तो इसका मतलब सब्सिडियरी कंपनी के नंबर ऑफ शेयर 5000 है या नहीं है? बिल्कुल है। तो सब्सिडियरी कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर 5000 है। आइए जी, मैंने लिखा टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड। बेटे एस लिमिटेड के टोटल शेयर्स आपने बताया कि 5000 है, क्योंकि इनकी शेयर कैपिटल 5 लाख है और एक शेयर 100 रुपए का है, तो जाहिर है कि इनके जो शेयर है वो 5000 शेयर है। अब बड़े ध्यान से मुझे बताओ कि जो सब्सिडियरी कंपनी ने 5000 शेयर इश्यू करे हुए हैं, उन शेयर में से क्या कोई शेयर एच लिमिटेड ने खरीदे हैं? यस सर, खरीदे हैं, क्योंकि ये एच लिमिटेड की बैलेंस शीट है। एच लिमिटेड की एसेट्स के कॉलम में आपने लिखा है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड 4000 शेयर। बेटे मैं किसी कंपनी के अगर शेयर खरीदूंगा तो ये मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है और मैं अपनी एसेट्स में लिखूंगा ना। तो होल्डिंग कंपनी ने एस लिमिटेड ने जो शेयर इश्यू करे हैं 5000, उसमें से 4000 शेयर तो किसने खरीदे हैं? एच लिमिटेड ने खरीदे हैं। तो इन 5000 शेयर में से मैं कह सकता हूं हेल्ड बाय एच लिमिटेड, हेल्ड बाय एच लिमिटेड। एच लिमिटेड ने कितने शेयर्स खरीदे जरा मुझे जल्दी से बता दो। एच लिमिटेड ने सर 4000 शेयर खरीदे हैं। वेरी गुड। यानी कि सब्सिडियरी कंपनी ने जितने भी शेयर इश्यू करे हैं उसमें से 4000 शेयर तो एच लिमिटेड के हाथ में है। यानी कि सब्सिडियरी कंपनी के 4000 शेयर एच लिमिटेड के ही हाथ में है। तो एक तो शेयर होल्डर एच लिमिटेड है। सब्सिडियरी
बल्कि मुझे अभी सब्सिडियरी बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने अभी सब्सिडियरी का मीनिंग आपको बताया नहीं है। अभी आप ऐसे कहें कि एस लिमिटेड के जो 5000 शेयर है उसमें से 4000 शेयर एच लिमिटेड के हाथ में, यहां तक ठीक। और सब्सिडियरी कंपनी के जो 1000 शेयर्स हैं वो एच लिमिटेड के हाथ में नहीं है। सब्सिडियरी कंपनी, ये सब्सिडियरी कंपनी है, इसके टोटल 5000 शेयर हैं। 5000 शेयर में से एच लिमिटेड के हाथ में 4000 शेयर है, तो 1000 शेयर जो हैं वो एच लिमिटेड के हाथ में नहीं है। ध्यान से सुनिए, सब्सिडियरी कंपनी के जो शेयर एच लिमिटेड के हाथ में नहीं है उसके लिए मैं एक टर्म यूज कर सकता हूं कि वो आउटसाइडर्स के पास है। देखो, एस लिमिटेड ने जितने भी शेयर इश्यू करें उसमें से एक पार्टी तो ये है एच लिमिटेड के हाथ में, कुछ दूसरी पार्टीज के हाथ में, तो उन दूसरी पार्टी का मैंने एक नाम रख दिया। चलो, नाम उनका आउटसाइडर नहीं कहना चाहते, उनका नाम माइनॉरिटीज लिख दो, कोई बात नहीं, ठीक है। उनका नाम माइनॉरिटीज लिख दो, आउटसाइडर्स लिख दो, जो भी लिखना है लिख दो। तुम उसका नाम डब्लू लिख दो, टॉम लिख दो, जो भी आ रहा है टिंगू पिंगू मन में लिख सकते हो। मैं अभी आपको पूरी छूट दे रहा हूं, बाद में क्या लिखेंगे वो एक अलग मैटर है। अभी तुम जो मर्जी लिखना है लिख लो, ठीक है। तो 5000 में से जो शेयर मेरे हाथ में नहीं है उनको मैंने लिख दिया हेल्ड बाय माइनॉरिटीज। क्या लिख दिया? हेल्ड बाय माइनॉरिटीज, हेल्ड बाय माइनॉरिटीज। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अगर कोई कंपनी है और उसकी टोटल शेयर 5000 इंटू 100 5 लाख की है, यानी कि नंबर ऑफ शेयर उसके 5000 है। अगर इस कंपनी के 4000 शेयर मेरे हाथ में हैं तो इस कंपनी के ऊपर तो पूरा का पूरा कंट्रोल मेरा हो गया या नहीं हो गया? आप इत्तेफाक रखते हैं मेरी स्टेटमेंट से? बिल्कुल। अगर इस कंपनी के 4000 शेयर मैं खरीद लूं, यानी कि 80% शेयर मेरे पास हो गए, तो फिर तो उस कंपनी को मैं जैसे मर्जी चाहूं चला सकता हूं, क्योंकि आपको तो मुझसे बेहतर मालूम है कि किसी भी कंपनी में जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो कैसे लिए जाते हैं, मेजॉरिटी डिसीजन लिए जाते हैं ना बाबा। तो अगर किसी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर आपके हाथ में है तो इसका मतलब मेजॉरिटी तो आपके हाथ में है ना। आप जो मर्जी चाहेंगे इस कंपनी से करा सकते हैं, पर भूलना नहीं है। कई बार शुरू में बच्चे ये कंफ्यूजन डेवलप कर लेते हैं, इसलिए कई बच्चों को चैप्टर टफ भी लगना शुरू होता है। एक कंफ्यूजन आपने डेवलप नहीं करनी है। एस लिमिटेड के ज्यादा शेयर 80% शेयर आपके हाथ में है, ये कंपनी आपके अधीन है, आपके अधिकार में है, लेकिन ये किसी भी हालत में आपकी कंपनी नहीं है। ये इस कंपनी की एक अलग छवि है, एक अलग एंटिटी है। हां, वो एक अलग मैटर है कि वो कंपनी आपके कहे अनुसार जरूर चलेगी, लेकिन उसकी एक अलग छवि है, एक अलग एंटिटी है, वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। इस बात को पहले समझ लेना है और दिमाग से जाने और जुदा नहीं होने देना है। बात समझ में आई? यहां तक ठीक है? यानी कि मैं कह सकता हूं कि एस लिमिटेड के ऊपर अधिकार जो है, एस लिमिटेड के ऊपर अधिकार जो है एच लिमिटेड का तकरीबन 80% है। और कुछ अधिकार, क्योंकि कुछ शेयर 1000 शेयर हमारे हाथ में नहीं है, एच लिमिटेड के हाथ में नहीं है, वो बाहर वालों के हाथ में है, तो 20% शेयर्स जो है 20% कंट्रोल इनका है, लेकिन ज्यादा कंट्रोल हमारा है। भाई, जिसकी लाठी उसी की भैंस होती, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो हम पावरफुल है, तो ये कंट्री ये मेरे मुंह से कंट्री निकल गया, ये कंपनी हमारे अधीन है कि इसके अधीन है? हमारे अधीन। बात समझ में आई? इसका मतलब किसी भी कंपनी के अगर 50% से ज्यादा शेयर आपके हाथ में हैं तो आप तो माने जाएंगे होल्डिंग कंपनी, जिसको कि पेरेंट कंपनी भी कहते हैं। समझ में आ गया? और जो कंपनी आपके अधीन है, क्योंकि उस कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर आपके हाथ में है, तो वो कंपनी आपके अधीन कंपनी है, और जो आपके अधीन है वो सब्सिडियरी कंपनी है।
तो होल्डिंग और सब्सिडियरी का मीनिंग तो खैर आपको वैसे भी मालूम है, लेकिन मैंने जस्ट उसको बताने की कोशिश करी। तो एक होती है होल्डिंग कंपनी, एक होती है सब्सिडियरी कंपनी। इस केस में अब मैं कह सकता हूं कि हम होल्डिंग कंपनी हैं, क्योंकि इस कंपनी के 5000 में से 4000 शेयर हमारे पास हैं, तकरीबन 80% शेयर। अगर मैं 4000 डिवाइडेड बाई 5000 इंटू 100 करूंगा तो ये 80% आ जाएगा, और 1000 शेयर इस कंपनी के हमारे पास नहीं है। इज इट क्लियर टू यू? जिनको कि हमने एक नाम दे दिया, वो आउटसाइडर के पास हैं या माइनॉरिटीज कई लोग लिखते हैं, तो मैंने माइनॉरिटीज लिख दिया। यहां तक ठीक है। पहले तो सब्सिडियरी कंपनी पे अधिकार किन लोगों का है? एक तो है होल्डिंग कंपनी जो कि पावरफुल कंपनी है, और कुछ आउटसाइडर्स हैं, इजंट इट? लेकिन अधिकार उनका भी है। अब एक बात बताओ, मैं जब किसी कंपनी के शेयर खरीदता हूं, तो बताओ, जब मैं तुमसे कह रहा हूं कि उस कंपनी पर मेरा अधिकार है, तो उस अधिकार का मतलब क्या है? उस अधिकार का मतलब क्या निकाला आपने? ध्यान से सुने। मैंने कहा कि जब मैं किसी कंपनी के शेयर खरीदूंगा, मैं जब किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूंगा, जब मैं उस कंपनी के शेयर खरीदूंगा, तो उस कंपनी पे कुछ अधिकार मेरा भी होगा। लेकिन यह अधिकार बेसिकली क्या है? किस चीज पे आपका अधिकार होगा? ध्यान से सुने। उस कंपनी के जितने भी शेयर कैपिटल हैं और उस कंपनी की जितने भी रिजर्व्स हैं, उन पर आपका अधिकार होगा। आप मेरी बात को समझें। जैसे कि इस केस में मैंने कहा सब्सिडियरी कंपनी के 5000 शेयर हैं, 5000 में से 4000 शेयर बेटे आपके हाथ में है और 1000 शेयर आपके हाथ में है। तो इसका मतलब अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लूं तो ये रेशियो क्या हो गया बेटे? 4:1 हो गया। और 4:1 का मतलब 4/5 एंड 1/5, और 4/5 एंड 1/5 का मतलब भी क्या हो गया कि मेरा अधिकार सब्सिडियरी कंपनी के ऊपर 4/5 का है और केवल 1/5 का अधिकार माइनॉरिटीज का है। लेकिन अधिकार उनका भी है, लेकिन हमारा बड़ा अधिकार है। समझ में आया? लेकिन अधिकार किस चीज पर है? तो ध्यान से समझें। सब्सिडियरी कंपनी की जितनी भी शेयर कैपिटल है, उस शेयर कैपिटल के अंदर 4/5 अधिकार हमारा है, यानी कि होल्डिंग कंपनी का है, और 1/5 अधिकार किसका है? माइनॉरिटीज का है। इसी तरह सब्सिडियरी कंपनी के रिजर्व्स पे जो अधिकार है, 4/5 होल्डिंग कंपनी का है और 1/5 माइनॉरिटीज का है। पहले तो अधिकार से मतलब थोड़ा क्लियर हो जाना चाहिए। जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो यू विल बिकम एंटाइटल्ड टू, ऑफ कोर्स, द शेयर कैपिटल, and of course you will also become entitled to the reserves of that particular company without any doubt, isn't it or not? तो जब हम कहते हैं कि भाई इस कंपनी के इतने शेयर हमारे पास हैं, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो सब्सिडियरी कंपनी है उसका 4/5 कंट्रोल तो मेरे हाथ में है और 1/5 कंट्रोल बाहर वालों के हाथ में है। करेक्ट? अब कंट्रोल से भी क्या मतलब है? तो यहां कंट्रोल का मतलब है कि उसके जितने भी रिजर्व्स और शेयर कैपिटल हैं, उसमें 4/5 कंट्रोल हमारा है और 1/5 कंट्रोल बाहर वाले का है। पहले तो ये मीनिंग क्लियर हो जाना चाहिए। यहां तक ठीक है या नहीं? अभी तक हमने क्या सीखा कि होल्डिंग कंपनी क्या होती है। तो होल्डिंग कंपनी कौन होती है? कोई भी ऐसी एंटिटी जिसके पास किसी दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर है, तो वो होल्डिंग कंपनी है। करेक्ट? और दूसरी कंपनी सब्सिडियरी कंपनी है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 21 और कंपनीज एक्ट 2013 की ये जो तमाम गाइडलाइंस है वो ये कहती हैं कि अगर कोई भी होल्डिंग कंपनी है और उसकी कोई पेरेंट कंपनी है, तो अकाउंटिंग ईयर के एंड में उनको अपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना करके दिखानी है, यानी कि अपनी तमाम एसेट्स और लायबिलिटीज को मिला करके दिखाना है। अब इसका भी क्या मतलब निकला, पर इसका मतलब समझने के लिए अभी आप मेरे कुछ और क्वेश्चंस का आंसर दें। पहले तो अब आपने जाने नहीं देना है जो मैंने आपको एक बात बताई। मैंने कहा जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उस कंपनी के शेयर कैपिटल में तो आपका अधिकार होगा ही, और उस कंपनी के जितने भी रिजर्व्स हैं उसमें भी आपका अधिकार होगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मान लेते हैं कोई कंपनी है,
ये उसके एसेट है, मान लेते हैं 10 लाख के। उसकी लायबिलिटी मान लेते हैं 2 लाख की है। उसके रिजर्व्स 1 लाख के, चलो रिजर्व्स 5 लाख के कर लेते हैं। शेयर कैपिटल 3 लाख की है। मैंने इस कंपनी में मान लेते हैं 1/5 कंट्रोल मेरा है। कोई कंपनी की, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, कोई कंपनी है एक्स लिमिटेड, इस कंपनी पे 1/5 अधिकार मेरा है। तो बताओ इस अधिकार का क्या मतलब निकाला आपने? इसका मतलब है कि इस कंपनी की जो शेयर कैपिटल है 3 लाख, उस 3 लाख में 1/5 हिस्सा मेरा है। 1/5 कितना आ गया? 60,000 आ गया या नहीं आ गया? इस कंपनी के रिजर्व्स 5 लाख के हैं। इस 5 लाख में मेरा अधिकार कितना हो गया? 1 लाख का हो गया। इसका मतलब 1,60,000 तक मेरा अधिकार है। अब मेरे इस अधिकार को एक दूसरे तरीके से भी कंप्यूट करा जा सकता है। कैसे कंप्यूट करा जा सकता है? मैं यह कह सकता हूं कि अधिकार कंप्यूट करने के लिए आप उस कंपनी की शेयर कैपिटल और रिजर्व में अपना हिस्सा देख लो। एक तो यह तरीका है जैसे कि मैंने अभी बताया, या एक दूसरा तरीका और है, उस कंपनी के एसेट में और लायबिलिटी में अपने अधिकार देखो। देखो जरा ध्यान से, उस कंपनी के एसेट 10 लाख के हैं। अब 10 लाख का 1/5 कितना होता है? सर 10 लाख का 1/5 तो 2 ही हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। और लायबिलिटी कितनी है इसकी? 2 लाख की। जरा 2 लाख का 1/5 बताओ तो 40, यानी कि 2 लाख में से 40 में माइनस कर दूं तो 1,60,000 तब भी आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? आप बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? यानी कि जब हम कहते हैं कि उस कंपनी में 4/5 कंट्रोल मेरा है और 1/5 कंट्रोल बाहर वालों का है, तो इस कंट्रोल का मतलब क्या है? अब मैं एक ही अल्फाज में कह सकता हूं कि उस कंपनी के शेयर कैपिटल और रिजर्व में इतनी परसेंटेज मुझे बिलोंग करती है और इतनी परसेंटेज बाहर वालों को बिलोंग करती है। जैसे कि मैं ये एग्जांपल दे रहा था, किसी कंपनी के 1/5 कंट्रोल आपके हाथ में है, तो इसका मतलब है कि उस कंपनी के नेट एसेट्स 1,60,000 के आपको बिलोंग करती है। उस कंपनी के नेट एसेट्स इस केस में 1,60,000 आपको बिलोंग करते हैं। अब इस नेट एसेट्स में जो आपका शेयर है वो आप 2 तरीके से कंप्यूट कर सकते हैं, या तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स के थ्रू कंप्यूट कर लो, या एसेट माइनस लायबिलिटी के थ्रू कर लो। बात एक ही है और आपके अधिकार का पता लग जाएगा। जैसे कि मैं एक बार रिपीट करूं, मैंने एक्स लिमिटेड में 1/5 कंट्रोल हासिल करा, तो अब मैं ये देखना चाहता हूं ये कंट्रोल क्या है, मुझे क्या मिल रहा है। एक तो तरीका देखने का यह है कि मैं उस कंपनी की जिसमें कि मैंने इन्वेस्टमेंट करा है शेयर कैपिटल देखूं और रिजर्व्स देखूं। उस कंपनी की शेयर कैपिटल 3 लाख की है और 3 लाख का 1/5 मैंने देखा 60,000, रिजर्व्स 5 लाख के हैं, 5 लाख का 1/5 देखा, तो मैं कह सकता हूं मेरा अधिकार उस कंपनी में 1,60,000 वर्थ रुपीस के बराबर है। अपने अधिकार को देखने के लिए एक तो तरीका यह है, और एक तरीका यह है कि आप उस कंपनी के एसेट्स देखो और उस कंपनी की लायबिलिटी देखो। एसेट्स उस कंपनी के 10 लाख के हैं जिसमें आपका शेयर 2 लाख है, लायबिलिटी उस कंपनी की 2 लाख है जिसमें आपका शेयर 40,000 है, तो तब भी आपके पास 1,60,000 आ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं, जब हम कहते हैं कि 4/5 कंट्रोल हमारा है, तो हम ये कह रहे हैं कि उस कंपनी के नेट एसेट्स में से 4/5 हिस्सा हमें बिलोंग करता है। और नेट एसेट्स में 4/5 हिस्सा हमें बिलोंग करता है, इसका भी मतलब है कि हम या तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व में हिस्सा देख लें या उस कंपनी के एसेट लेस लायबिलिटी में हिस्सा देख लें। इस तरीके से हमें पता लग सकता है कि जो हमारा कंट्रोल है उसकी वैल्यू कितने के बराबर है। बात समझ में आ रही है? तो कुल मिला के अभी तक कहानी यह निकली कि जब हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उस कंपनी के नेट एसेट्स में ऑटोमेटिकली हमारा कुछ हिस्सा बन जाता है। पहले तो यह बात समझ में आनी चाहिए। किसी कंपनी में जब आपने इन्वेस्टमेंट करी और आपको देखना है कि आपको कितने वर्थ रुपीस का सामान मिला, तो एक तो तरीका यह है कि आप शेयर कैपिटल और रिजर्व में हिस्सा देख लो, या फिर
ऐसे आप नहीं देखना चाहते तो ऐसे देख लो कि उस कंपनी के कितने एसेट हैं, उसमें मेरा हिस्सा कितना है, उस कंपनी की लायबिलिटी कितनी है, उसमें मेरा कितना हिस्सा है, उसका डिफरेंस जो होगा वो भी आपको बता देगा अधिकार कितना है। पर जाहिर है कि थोड़ा ये तरीका आसान है। समझ में आया कि नहीं आया? आइए जी, तो अभी तक मैंने जो पॉइंट आपको बताया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट आपको बताया है कि जब मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा तो उस कंपनी की शेयर कैपिटल और रिजर्व में, यानी कि उस कंपनी के नेट एसेट्स में मेरा कुछ हिस्सा ऑटोमेटिकली बनेगा। इसका मतलब होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनी का मीनिंग जानने के बाद अब हम सीखने की कोशिश करेंगे कि अकाउंटिंग कैसे करी जाती है, कंसोलिडेशन कैसे करा जाता है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे बनाई जाएंगी, यानी कि इन दोनों बैलेंस शीट को कैसे मिला करके एक सिंगल बैलेंस शीट बनाई जाएगी। अब यहां ध्यान दें, इस कंसोलिडेशन के स्टेप्स के लिए हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 21 का सहारा लेना पड़ेगा। खैर, सबसे पहले तो अपनी अकाउंटिंग करने के लिए आप हमेशा क्या करें, हमेशा डिग्री ऑफ कंट्रोल पहले कंप्यूट करने की आदत डालें। क्या आदत डालें? डिग्री ऑफ कंट्रोल। हमेशा आप पहले तो डिग्री ऑफ कंट्रोल कंप्यूट करेंगे। और डिग्री ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या हो गया, पहले तो यह भी समझना है। डिग्री ऑफ कंट्रोल का मतलब है कि सब्सिडियरी कंपनी में आपका, यानी कि होल्डिंग कंपनी का कितना अधिकार है या कितना कंट्रोल है, 4/5 है, 3/5 है या फिर कुछ और है, और कितना कंट्रोल आपके पास नहीं है। तो कुछ तो कंट्रोल आपके पास है और कुछ बाहर वालों के पास है। 4/5 कंट्रोल आपका है, 1/5 कंट्रोल बाहर वालों का है। पहले तो ये चीज समझें। ये चीज समझने के बाद दूसरी चीज अब आपने क्या समझनी है अपने कंसोलिडेशन को करने के लिए, बड़े ध्यान से देखें। दूसरा जो पॉइंट है वो थोड़ा सा सिग्निफिकेंट पॉइंट है, करेक्ट, और उस पॉइंट पे मुझे बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि ये पॉइंट अगर गलत हो गया तो फिर कहानी काफी गलत हो सकती है। होल्डिंग कंपनी, नो डाउट, जब सब्सिडियरी कंपनी में, अभी मैं होल्डिंग कंपनी के एंगल से बात कर रहा हूं, मैं जब किसी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा तो जाहिर है कि उस कंपनी के रिजर्व्स में और शेयर कैपिटल में मेरा हिस्सा होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, किसी तरीके का डाउट नहीं है। इसी चीज को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उस कंपनी के एसेट में या लायबिलिटी में हमारा हिस्सा होगा, करेक्ट। अब समझना क्या है कि जब हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और उस कंपनी में शेयर कैपिटल के अलावा बिकॉज हमें रिजर्व्स में भी कुछ हिस्सा मिलता है, तो किसी कारण से आपके लिए यह देखना जरूरी है कि जो सब्सिडियरी कंपनी ने प्रॉफिट्स कमाए हैं, जब हम वर्ड प्रॉफिट्स बोलते हैं तो उसमें रिजर्व्स भी इंक्लूड हैं, इस बात का भी ध्यान रखें। यानी कि जब मैं वर्ड प्रॉफिट्स बोलूं तो समझ लेना कि मैं रिजर्व्स को भी रेफर कर रहा हूं। डिग्री ऑफ कंट्रोल को कंप्यूट करने के बाद अब आपका अगला स्टेप क्या होना चाहिए? अगला स्टेप आपका यह होना चाहिए, स्टेप नंबर 2, सेग्रीगेशन ऑफ, देख लो स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। सेग्रीगेशन का मतलब है अलग अलग करना। सेग्रीगेशन ऑफ प्रॉफिट्स चलो मैंने रिजर्व्स भी लिख दिया, हालांकि जब हम वर्ड प्रॉफिट्स बोलते हैं तो उसमें रिजर्व्स ऑटोमेटिकली शामिल होते हैं। सेग्रीगेशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी into pre-acquisition and post-acquisition period। ये एक बड़ा ही अहम स्टेप है कुछ कारणों से।
अगला स्टेप आपका यह होना चाहिए कि सब्सिडियरी कंपनी ने जितने भी रिजर्व्स कमाए उसमें से प्री एक्विजिशन पीरियड को बिलोंग करते हुए कितने रिजर्व्स या प्रॉफिट्स हैं और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड को बिलोंग करते हुए कितने रिजर्व्स एंड प्रॉफिट है। किसी कारण से होल्डिंग कंपनी के लिए यह जानना जरूरी है, किसी कारण से होल्डिंग कंपनी के लिए यह जानना जरूरी है कि सब्सिडियरी कंपनी ने जितने भी प्रॉफिट्स कमाए, जितने भी रिजर्व्स कमाए, वो प्री एक्विजिशन पीरियड को कितना बिलोंग करते हैं और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड को कितना बिलोंग करते हैं। किसी कारण से बेटे ये जानना बहुत जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है और ऐसा किस तरीके से जाना जाएगा, इन दोनों चीजों पर अब हम चर्चा करते हैं। ध्यान से सुने। इस चर्चा को करने से पहले एक सेकंड आप रुके, फिर मैं इस चर्चा को अभी करता हूं, ठीक है। हाँ जी बेटे, ध्यान से सुने। मान लेते हैं सब्सिडियरी कंपनी का अकाउंटिंग पीरियड यहां खत्म हो रहा है। मान क्या लेते हैं, क्वेश्चन में लिखा ही है कि बैलेंस शीट 31/3/2019 को, तो इसका मतलब सब्सिडियरी कंपनी का अकाउंटिंग ईयर यहां खत्म हो रहा है। अब बेटे मुझे एक बात बताओ, अगर अकाउंटिंग ईयर यहां खत्म हो रहा है तो सब्सिडियरी कंपनी का अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा? सब्सिडियरी कंपनी का अकाउंटिंग ईयर 1/4/2019 को स्टार्ट हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? सर बिल्कुल हुआ होगा। अकाउंटिंग ईयर सब्सिडियरी कंपनी का 1/4/2019 को 1/4/2018 को स्टार्ट हुआ होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग पीरियड में 12 महीने होते हैं। तो हम ऑब्वियसली ये मान लेंगे कि अकाउंटिंग ईयर इस तारीख को स्टार्ट हुआ। अब जरा मेरी बात को और ध्यान से सुने। अब ये जो मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया है, मान लो इस क्वेश्चन में मैं ये एक लाइन ऐड कर देता हूं, करेक्ट? मान लेते हैं कि इस क्वेश्चन में मैंने एक लाइन ऐड कर दी। क्या लाइन ऐड कर दी? ये लाइन मैंने इधर लिखी है और वो लाइन आप बाद में नोट कर लेना। अभी जरा मैं स्क्रीन को चेंज कर रहा हूं। हाँ बेटे, स्क्रीन मैंने चेंज करी और लाइन मैंने यहां पर लिखी। इस बैलेंस शीट के नीचे ये लाइन मैंने लिखी है। ये तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है कि इसे, ये बैलेंस शीट है और इसके बाद मैंने क्या लिखा कि होल्डिंग कंपनी एक्वायर्ड कंट्रोल ऑन 1/4/2018। लो जी, एक छोटी सी लाइन मैंने तुम्हें और दे दी। नोट कर लिया बेटे इसको? क्योंकि मुझे स्क्रीन थोड़ा सा चेंज करनी पड़ेगी। चलो अभी मैं थोड़ी देर में कर दूंगा। अब यहां देखो, अगर मैं ये कहूं कि ये होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट है, ये सब्सिडियरी कंपनी की बैलेंस शीट है और उसके अलावा क्वेश्चन में तुम्हें ये भी दिया हुआ है। अब इस पॉइंट को ध्यान से समझें। हमेशा सब्सिडियरी कंपनी के अकाउंटिंग पीरियड को बड़े ध्यान से देखें, आराम से देखें कि बैलेंस शीट की डेट कौन सी है। बैलेंस शीट की डेट को नोट करने के बाद जाहिर है कि ओपनिंग डेट आप अपने आप निकाल सकते हो। बैलेंस शीट की डेट 31/3/2019 है, तो ऑटोमेटिकली मैं कह सकता हूं कि ओपनिंग डेट 1/4/2018 की रही होगी। सब्सिडियरी कंपनी ने इस साल कितने प्रॉफिट कमाए? करेक्ट। पहले तो मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कैसे देंगे? ध्यान से सुने। सब्सिडियरी कंपनी ने, तुमने देखा मैंने क्वेश्चन में क्या लिखाया है कि सब्सिडियरी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो बैलेंस है, एक लाइन बेटे यहां पर और लिख लो, एस लिमिटेड एक्वायर्ड कंट्रोल ऑन 1/4/2018 एंड ऑन दिस डेट
on this date, balance in profit and loss account and general reserve of subsidiary company was rupees 1,50,000 and 75,000। लो जी, मैंने एक लाइन और ऐड कर दी कि होल्डिंग कंपनी ने जिस दिन कंट्रोल एक्वायर करा उस दिन सब्सिडियरी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और जनरल रिजर्व में इतना इतना बैलेंस है। आइए, अब मेरा क्वेश्चन इनफैक्ट आपसे ये है, मुझे आप ये बताओ कि सब्सिडियरी कंपनी ने इस साल की बिगनिंग से लेकर के इस साल के एंड तक कितना प्रॉफिट कमाया, तो ये आप मुझे कैसे बताएंगे? बहुत ही सिंपल, आप मुझे पहले तो ये बताओ कि ईयर के एंड में सब्सिडियरी कंपनी का कितना प्रॉफिट है। सर, ईयर के एंड में सब बैलेंस शीट पे देखो, सब्सिडियरी कंपनी के कॉलम को देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आगे बेटे 2 लाख लिखा है या नहीं लिखा? सर बिल्कुल लिखा है। तो इसका मतलब सब्सिडियरी कंपनी ने इस साल के अंत में अपनी बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 लाख का बैलेंस लिखा है। अब मुझे यह बताओ, सब्सिडियरी कंपनी का बैलेंस इस तारीख को 1/4/2018 को कितना था? 1,50,000। ये मैंने अभी लिखाया है। बेटे आपको तो मालूम ही है कि जो ओपनिंग बैलेंस होते हैं दरअसल वो लास्ट ईयर के बैलेंसेस होते हैं, लास्ट ईयर के एंड के बैलेंस होते हैं। इसका मतलब है कि सब्सिडियरी कंपनी ने जब लास्ट ईयर के एंड यानी कि 31/3/2018 को 31/3/2018 को जब अपने अकाउंट्स क्लोज करे होंगे, तो तब सब्सिडियरी कंपनी का अकाउंट्स में क्लोजिंग बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 1,50,000 रहा होगा। वो क्लोजिंग बैलेंस था, अब वो ओपनिंग बैलेंस है 1,50,000। इसका मतलब इस साल की बिगिनिंग में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1,50,000 है और क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख है। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि सब्सिडियरी कंपनी ने इस पूरे साल में कितना अमाउंट अर्न करा। सर 50,000। यानी कि सब्सिडियरी कंपनी ने इस साल की बिगिनिंग से लेकर के इस साल के अंत तक 50,000 रुपए का प्रॉफिट अर्न करा। समझ में आ गया? 50,000 का प्रॉफिट अर्न करा। अब जरा ध्यान से सुने, सब्सिडियरी कंपनी का जो अकाउंटिंग पीरियड है वो यहां से लेकर के यहां तक है। सब्सिडियरी कंपनी का जो अकाउंटिंग पीरियड होता है, किसी कारणवश उसको डिवाइड करना पड़ता है प्री एक्विजिशन पीरियड और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड होल्डिंग कंपनी के नजरिए से। क्यों करना पड़ता है मैं आपको अपने आप बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे इसका मीनिंग बता देना कि प्री एक्विजिशन पीरियड और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड से हमारा क्या मतलब है। तो समझ में यह आना चाहिए, जिस तारीख को आपने कंट्रोल एक्वायर करा, जिस तारीख को मैंने कंट्रोल एक्वायर करा, उस तारीख से पहले का अकाउंटिंग पीरियड और उस तारीख के बाद का अकाउंटिंग पीरियड। समझ में आ गया? जिस तारीख को मैंने कंट्रोल एक्वायर करा, उस तारीख से पहले का जो अकाउंटिंग पीरियड होगा उसको हम कहेंगे कंट्रोल एक्वायर करने से पहले का पीरियड, और इस तारीख के बाद के पीरियड को हम कहेंगे कंट्रोल एक्वायर करने के बाद का पीरियड। कंट्रोल एक्वायर करने के बाद का जो पीरियड होगा, कंट्रोल एक्वायर करने के बाद का जो पीरियड होगा उसको तो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड कहेंगे,
और कंट्रोल एक्वायर करने से पहले का जो पीरियड होगा उसको प्री एक्विजिशन पीरियड कहा जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई। अब प्रॉब्लम क्या है कि इस क्वेश्चन में अकाउंटिंग पीरियड यहां से शुरू हो रहा है और यहां पर खत्म हो रहा है, करेक्ट? यानी कि इससे पहले का पीरियड, यानी कि ये तो पिछले साल का पीरियड हो गया, क्योंकि इस तारीख के पीछे का पीरियड तो पिछले साल में चला जाएगा ना। इसका मतलब करंट ईयर का जो पीरियड है अकाउंटिंग पीरियड, वो सारा का सारा पीरियड पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है। तो सब्सिडियरी कंपनी का जो अकाउंटिंग पीरियड है शुरुआत से लेकर के यहां तक, ये सारा का सारा पीरियड पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है। पहले तो आपको किसी कारण से यह देखना पड़ेगा कि सब्सिडियरी कंपनी का जो अकाउंटिंग पीरियड है वो कौन सा पीरियड है। क्या वो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है, क्या वो प्री एक्विजिशन पीरियड है, क्या उसमें से कुछ पोस्ट एक्विजिशन है और कुछ प्री है। जैसे कि वेट, सपोज सब्सिडियरी कंपनी का अकाउंटिंग पीरियड 1/4/2018 से स्टार्ट हो रहा है और 31/3/2018 को खत्म हो रहा है। वेट, सपोज मैं कंट्रोल यहां पर एक्वायर कर लूं, चलो यहां पर सपोज डेट ऑफ कंट्रोल ये है, मैंने इस तारीख को, मैंने यानी कि होल्डिंग कंपनी ने इस तारीख को सब्सिडियरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी, तो सब्सिडियरी कंपनी का अकाउंटिंग पीरियड शुरू तो यहां से हो रहा है और खत्म यहां हो रहा है। लेकिन ये जो अकाउंटिंग पीरियड है इसमें से इस तारीख से पहले का पीरियड प्री हो जाएगा और इस तारीख के बाद का पीरियड पोस्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? लेकिन इस केस में मैंने कंट्रोल यहां एक्वायर करा है, तो इसलिए सारा का सारा अकाउंटिंग पीरियड जो है, वो सारा का सारा जो अकाउंटिंग पीरियड है वो कौन सा पीरियड है? वो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है। पहले तो इस बात को अपने दिमाग में अच्छी तरह से रखना है। यहां तक ठीक है? चलिए जी, अब इस पॉइंट को आपने एनालाइज करा। अब एनालाइज करने के बाद आपने क्या देखा कि सब्सिडियरी कंपनी के जितने भी प्रॉफिट्स या रिजर्व्स होते हैं, होल्डिंग कंपनी उनको दो हिस्सों में बांट देती है कि इसमें से कितना प्री है और कितना पोस्ट है। बताओ, ये जो सब्सिडियरी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 लाख है, अब मैं आपसे पूछूं इसमें से प्री कितना है और पोस्ट कितना है? ये वाला जो प्रॉफिट है 1,50,000, बेटे ये तो प्री है। सर ये प्री कैसे है? प्री एक्विजिशन पीरियड को बिलोंग करता हुआ ये प्रॉफिट है या नहीं है? प्री एक्विजिशन पीरियड को बिलोंग करता हुआ ये प्रॉफिट है या नहीं है, पहले ये बताओ। और क्या ये वाला प्रॉफिट पोस्ट एक्विजिशन को बिलोंग करता हुआ है या नहीं है? बिल्कुल है। ये पोस्ट पीरियड को बिलोंग करता हुआ प्रॉफिट है, यानी कि पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, और ये प्री एक्विजिशन पीरियड को बिलोंग करता हुआ है। क्यों? क्योंकि ये वाले प्रॉफिट हमारे कंट्रोल करने से पहले कमा लिए गए। सब्सिडियरी कंपनी के जो 2 लाख के प्रॉफिट हैं, उसमें से 1,50,000 के प्रॉफिट तो सब्सिडियरी कंपनी ने पिछले साल ही कमा लिए थे, क्योंकि हमने कंट्रोल इस तारीख को लिया। लेकिन ये प्रॉफिट तो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस है ना, तो इसका मतलब हमारे एक्वायर करने से पहले ये प्रॉफिट कमा लिए गए। और इस साल सब्सिडियरी कंपनी ने 50,000 के प्रॉफिट कमा लिए गए। अब अगला क्वेश्चन ये उभरता है कि प्री और पोस्ट पीरियड में बांटने का मतलब क्या होता है। ध्यान से सुनिए। होल्डिंग कंपनी के नजरिए से सब्सिडियरी कंपनी ने जितने भी प्रॉफिट्स कमाए उनको प्री और पोस्ट में क्यों बांटते हैं? क्योंकि जो सब्सिडियरी कंपनी ने प्री पीरियड में प्रॉफिट कमाए वो रेवेन्यू नेचर के माने जाते हैं, वो रेवेन्यू नेचर के माने जाते हैं। होल्डिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्रॉफिट्स रेवेन्यू नेचर, सॉरी मेरे मुंह से रेवेन्यू निकल गया, वो प्रॉफिट कैपिटल नेचर के माने जाते हैं। और सब्सिडियरी कंपनी ने जो प्रॉफिट पोस्ट पीरियड में कमाए वो रेवेन्यू नेचर के माने जाएंगे होल्डिंग कंपनी के नेचर, होल्डिंग कंपनी के नजरिए से।
होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी के तमाम रिजर्व्स को प्री और पोस्ट में क्यों बांटती है? नंबर 1, यह देखने के लिए कि सब्सिडियरी कंपनी के जितने भी प्रॉफिट्स और रिजर्व्स हैं उसमें से कैपिटल नेचर के कितने हैं और रेवेन्यू नेचर के कितने हैं। हालांकि होल्डिंग कंपनी यह भी क्यों जानना चाहती है कि सब्सिडियरी कंपनी ने जो प्रॉफिट्स कमाए उसमें से कितने कैपिटल नेचर के और कितने रेवेन्यू नेचर के, ये होल्डिंग कंपनी क्यों जानना चाहती है? क्योंकि मैं अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा, मैं तो ये देखूंगा कि उस कंपनी के रिजर्व में मेरे को इतना हिस्सा मिल रहा है, दैट्स फाइन। मुझे क्या जरूरत है ये जानने की यार इसमें कितना कैपिटल नेचर का है, कितना रेवेन्यू नेचर का है। होल्डिंग कंपनी क्यों जानना चाहती है, आई विल लेट यू नो, बट यू विल हैव टू शो लिटिल बिट ऑफ पेशेंस। ये अभी थोड़ी देर के बाद मैं ज्यादा बेहतर तरीके से एलोबरेट कर पाऊंगा। अभी मेरा पर्पज है कि आप ये सीखें, सब्सिडियरी कंपनी के जो प्रॉफिट बैलेंस शीट में दिए होते हैं उसमें से आप ये पता करें कि कितने प्री हैं और कितने पोस्ट हैं। तो अब मुझे पता लग गया कि ये जो 2 लाख के प्रॉफिट है ये 2 चीजों के बने, एक तो ओपनिंग बैलेंस का और जो इस साल कमाए गए प्रॉफिट है। बिकॉज ये ओपनिंग बैलेंस है यानी कि पिछले साल का, तो ये प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो हमारे कंट्रोल करने से पहले, कंट्रोल एक्वायर करने से पहले सब्सिडियरी कंपनी कमा चुकी है, और ये वो प्रॉफिट है जो हमारे कंट्रोल करने के बाद कमाए गए हैं। हमारे कंट्रोल एक्वायर करने के बाद जो प्रॉफिट कमाए जाते हैं वो रेवेन्यू नेचर के या पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कहलाएंगे, और हमारे कंट्रोल एक्वायर करने से पहले के जो प्रॉफिट है वो कौन से प्रॉफिट का कहलाएंगे? कैपिटल नेचर के। बात समझ में आ गई? इज इट क्लियर टू यू? तो इस क्वेश्चन में मैं कह सकता हूं कि सब्सिडियरी कंपनी ने जो भी प्रॉफिट्स कमाए हैं, टोटल जो 2 लाख के हैं, उसमें से करंट ईयर में यानी कि यहां से लेके यहां तक केवल 50,000 कमाए हैं, और ये प्रॉफिट पहले के ही कमाए हुए हैं। तो इसलिए ये कैपिटल नेचर के प्रॉफिट है और ये रेवेन्यू नेचर के प्रॉफिट है, क्योंकि ये पोस्ट पीरियड से रिलेटेड है और ये प्री पीरियड से रिलेटेड है, एक्वायर करने से भी पहले के पीरियड। करेक्ट? अब ध्यान से सुनिए। इसी तरह से आप अब सब्सिडियरी कंपनी के रिजर्व्स को देखेंगे। चलो मैं इसको ठीक तरीके से लिख दूं, ये समझाने के एंगल से मैंने लिखा। आइए जी, तो सब्सिडियरी कंपनी के ध्यान से देखें। पहले हम प्रॉफिट्स को डिवाइड कर रहे हैं। ए, सेग्रीगेशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। तो सबसे पहले तो सब्सिडियरी कंपनी के अकाउंटिंग पीरियड को मैं लिखूंगा। अकाउंटिंग पीरियड की शुरुआत जो है 1/4/2018 से हो रही है और अंत 31/3/2018 को हो रहा है। मैं आराम से सब्सिडियरी कंपनी के क्लोजिंग बैलेंस को देखूंगा। तो क्लोजिंग बैलेंस सब्सिडियरी कंपनी का कितना है? 2 लाख का है। क्लोजिंग बैलेंस का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सब्सिडियरी कंपनी के 2 लाख रुपए का बैलेंस है। अब मुझे यह देखना है 2 लाख में से कितना उस हिस्से को बिलोंग करता है जो हमारे कंट्रोल एक्वायर करने से पहले का है। बिकॉज मैंने कंट्रोल इस तारीख को एक्वायर करा है और इस तारीख को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1,50,000 हैं तो सही, लेकिन ये 1,50,000 इस तारीख से पहले कमाए जा चुके हैं, तो इसलिए ये कैपिटल नेचर के हैं। क्योंकि ये प्री पीरियड को बिलोंग करते हैं तो ये तो कैपिटल नेचर के प्रॉफिट्स माने जाएंगे। समझ में आया? और जो इस साल प्रॉफिट कमाए गए, ये 50,000 के प्रॉफिट रेवेन्यू नेचर के माने जाएंगे। ये रेवेन्यू नेचर के इसलिए माने जाएंगे क्योंकि ये प्रॉफिट पोस्ट पीरियड में कमाए गए हैं। ये प्रॉफिट पोस्ट पीरियड में कमाए गए हैं क्योंकि यहां से लेके यहां तक का पीरियड पूरा का पूरा पोस्ट पीरियड है। यानी कि सब्सिडियरी कंपनी का जो अकाउंटिंग पीरियड है, अब मैं आगे से एक वर्ड इस्तेमाल करूंगा, ड्यूरिंग द ईयर अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि अकाउंटिंग ईयर की बिगनिंग से लेकर के अंत तक का जो पीरियड होगा, या सब्सिडियरी कंपनी का जो अकाउंटिंग पीरियड है उसकी शुरुआत से लेकर जो अंत तक का पीरियड होगा,
उसके लिए मैं एक वर्ड यूज करूंगा ड्यूरिंग द ईयर पीरियड। हालांकि ये कोई लीगल वर्ड नहीं है, हम अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए यूज करेंगे ड्यूरिंग द ईयर पीरियड। तो ड्यूरिंग द ईयर पीरियड पूरे 12 महीने का पीरियड अब की बार पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है, तो इसलिए ये 50,000 के प्रॉफिट रेवेन्यू नेचर के माने जाएंगे। यहां तक ठीक? आइए जी, अब मैं जनरल रिजर्व की बात करूंगा। जरा जल्दी से बताओ, जनरल रिजर्व। अब सब्सिडियरी कंपनी का जो जनरल रिजर्व है, मैं देखना चाहता हूं कि कितना प्री एक्विजिशन पीरियड को बिलोंग करता है और कितना पोस्ट को बिलोंग करता है। तो ये देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले तो क्लोजिंग बैलेंस लिखना पड़ेगा। बताओ बैलेंस शीट के मुताबिक सब्सिडियरी कंपनी का बैलेंस शीट की डेट के मुताबिक सब्सिडियरी कंपनी का जनरल रिजर्व में बैलेंस कितना है, जिसको तुम क्लोजिंग बैलेंस भी कह सकते हो। क्लोजिंग बैलेंस तुम्हें बैलेंस शीट से नजर आ गया कि 1 लाख रुपए का बेटे क्लोजिंग बैलेंस है। अब आप क्या करेंगे? अकाउंटिंग ईयर की बिगिनिंग की डेट को देखेंगे। जाहिर है कि 1/4/2019 को आपने देखा और ओपनिंग बैलेंस को भी आपने देखा। ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है जो कि 75,000 रुपए है। दरअसल ओपनिंग बैलेंस का मतलब होता है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर तो ये हमारी सब्सिडियरी कंपनी थी नहीं, हमने तो इन्वेस्टमेंट इस तारीख को करी। इसका मतलब ये वाला जनरल रिजर्व तो हमारे एक्वायर करने से पहले कमाया जा चुका है। हमारे एक्वायर करने से पहले कमाया जा चुका है, तो ये वाला जनरल रिजर्व हमारे लिए कैपिटल नेचर का रहेगा, क्योंकि ये जनरल रिजर्व एक्वायर करने से पहले के पीरियड को रिलेट करता है, यानी कि प्री एक्विजिशन पीरियड को रिलेट करता है। क्लोजिंग बैलेंस इतना है, ओपनिंग बैलेंस इतना है, तो इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर में सब्सिडियरी कंपनी ने जनरल रिजर्व में 25,000 रुपए ट्रांसफर करे। यानी कि ड्यूरिंग द ईयर के पीरियड में सब्सिडियरी कंपनी ने 25,000 रुपए जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करे। और जो ड्यूरिंग द ईयर का पीरियड है, ध्यान से समझें, जो ड्यूरिंग द ईयर का पीरियड है, ये सारा का सारा पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है। तो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में जितने भी रिजर्व या प्रॉफिट होते हैं वो रेवेन्यू नेचर के होते हैं, तो ये रेवेन्यू नेचर का है। करेक्ट? ये रेवेन्यू नेचर का है, ध्यान से समझना है, ये रेवेन्यू नेचर का है आपके लिए। तो इस तरह सब्सिडियरी कंपनी के जो प्रॉफिट्स और रिजर्व्स होते हैं, होल्डिंग कंपनी किसी कारण से उनको तोड़ती है कि कैपिटल नेचर के कितने और रेवेन्यू नेचर के कितने। हालांकि ये मैंने अभी तक आपको नहीं बताया कि ऐसा होल्डिंग कंपनी क्यों करती है। चिंता मत करें, मैं आपको खुद ही बताऊंगा। पहले तो आपको ये 8 मुझे सिखाना था। यहां तक ठीक है? पक्का ठीक है? कोई डाउट तो नहीं है? मजा आ गया, बस मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। अब आपको अगर यहां तक बात समझ में आ गई है, फिर तो समझ लो कुछ है ही नहीं। आइए जी, अब मैंने तीसरा स्टेप करा। सर तीसरा स्टेप भी करना पड़ेगा? नहीं, आप कहो तो मैं नहीं करता हूं, लेकिन वैसे अगर आप इजाजत दोगे तो फिर करना ही पड़ेगा। तीसरा स्टेप मैं कर रहा हूं, ठीक है? तीसरा स्टेप ध्यान से देखें कि मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं। अपने आप आपको आंसर मिलेंगे। लेकिन तीसरे स्टेप में मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल showing analysis table showing allocation of showing allocation of profits and reserves
ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी के जितने भी प्रॉफिट्स और रिजर्व हैं उनको अब मैं एलोकेट कर रहा हूं। एलोकेट का मतलब विभाजित कर रहा हूं। अब विभाजित भी कर रहा हूं तो किस किस में कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, यहां देखें। और इस टेबल के बनाने का मकसद क्या है ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। मैंने इस टेबल में क्या क्या चीजें लिखी, यहां लिखा मैंने डिटेल्स, फिर मैंने लिखा अमाउंट, फिर मैंने लिखा होल्डिंग कंपनी, करेक्ट, और फिर मैंने लिखा माइनॉरिटीज। फिर मैंने यहां पर लिखा कैपिटल प्रॉफिट्स। बेटे जब हम वर्ड प्रॉफिट्स लिखते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसके अंदर रिजर्व भी शामिल होता है। कैपिटल प्रॉफिट्स, सब्सिडियरी कंपनी के जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट 2 लाख के हैं, बताओ इसमें से कैपिटल नेचर के प्रॉफिट कितने के हैं? कैपिटल नेचर के प्रॉफिट कितने के हैं? सर कैपिटल नेचर के प्रॉफिट 1,50,000 के। 2 लाख में से 1,50,000 के कैपिटल नेचर के प्रॉफिट है या नहीं? हमने नीचे एनालाइज करा या नहीं करा? और कुछ प्रॉफिट 2 लाख में से यानी कि 50,000 के प्रॉफिट कैपिटल नेचर के नहीं हैं, वो रेवेन्यू नेचर के हैं, तो वो मैंने अलग से लिख लिए, रेवेन्यू प्रॉफिट्स। आइए जी, यानी कि जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हैं वो रेवेन्यू नेचर के हैं। तो रेवेन्यू नेचर के प्रॉफिट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000 मैंने अमाउंट के कॉलम में लिख दिया। मैं तुम्हें बता चुका हूं कि सब्सिडियरी कंपनी के जितने भी रिजर्व होंगे उसमें कुछ हिस्सा तुम्हारा होगा 4/5 और कुछ हिस्सा तुम्हारा नहीं होगा, यानी कि 1/5 वो बाहर वालों का होगा। बताओ मुझे जो ये कैपिटल प्रॉफिट है, देखो सब्सिडियरी कंपनी के जो प्रॉफिट है उसको तुमने तोड़ दिया कैपिटल में और किस में? पोस्ट एक्विजिशन में, जिसको रेवेन्यू नेचर का भी बोलते हैं। अब जो कैपिटल नेचर के प्रॉफिट है इसमें से 4/5 हिस्सा किसका है? होल्डिंग कंपनी का। और 1/5 हिस्सा किसका है? माइनॉरिटीज का। तो जल्दी से बताओ माइनॉरिटीज का हिस्सा कितना हो गया? 30,000 हो गया। और होल्डिंग कंपनी का हिस्सा कितना हो गया? 1,20,000 हो गया। अरे बाबा हो गया या नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। अब जरा जनरल रिजर्व को देखो। सब्सिडियरी कंपनी का जनरल रिजर्व 1 लाख का है, जिसका कि एनालिसिस तुमने यहां करा। इस 1 लाख को तुमने तोड़ दिया, जिसमें से इतना कैपिटल नेचर का, इतना रेवेन्यू नेचर का है। तो कैपिटल नेचर का जो जनरल रिजर्व है वो तो आप यहां पर लिखे 75,000, 75,000। और जो पोस्ट नेचर का है वो आप यहां लिखे, यानी कि जो रेवेन्यू नेचर का है, रेवेन्यू नेचर का 25,000 है। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी तरीके की? कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड। अब मैं क्या करूंगा, ये जो 75,000 जनरल रिजर्व है इसमें से माइनॉरिटीज का हिस्सा हो गया 1/5 यानी कि 15,000 और 60,000 हो गया ये, करेक्ट। अब जो रेवेन्यू नेचर के प्रॉफिट है 50, उसमें से 10,000 तो माइनॉरिटीज को बिलोंग करेगा 1/5 और 40,000 हमें बिलोंग करेगा। इसी तरह 25,000 में से 5,000 माइनॉरिटीज को बिलोंग करेगा और 20,000 हमें बिलोंग करेगा। वेट, मैंने आपको बताया अभी तक नहीं है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। यह भी तो अब बताना बाबा जरूरी है, नहीं तो आप बोलोगे करते ही चले जा रहे हो, कुछ समझ आ नहीं रहा। यहां देखिए, दरअसल हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि
मैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कंप्यूट कर सकूं। सर ये कॉस्ट ऑफ कंट्रोल क्या है, मैं अभी बताता हूं, आप चिंता मत करें, बस यहां पर ध्यान दें। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कंप्यूट करने का मतलब मैं सीधा सा आपको कुछ ऐसे समझा सकता हूं। मान लेते हैं मैं एक कोई चीज लेने के लिए गया, करेक्ट। सर ये चीज थोड़ी है, अरे यार तुम लोग ना, चलो ये बैग है, इस बैग के अंदर मैं एक चीज लेके आया हूं, वो मैं चीज आपको दिखा नहीं रहा हूं, ये लो। अब मैं मार्केट से कुछ चीज खरीद के ले आया इस बैग में, जाहिर है कि मैंने उस चीज के लिए कुछ पैसे भी तो पे करे होंगे, चीज फ्री में थोड़ी मिल जाएगी। ठीक है जी, इसके अंदर जो चीज है मैंने मान लेते हैं उसके लिए 100 रुपए पे करे, करेक्ट। अब मैं घर में आया, घर में क्या आया, चलो अपने स्टूडियो में आया, अपने इंस्टीट्यूट में आया, वहां एक दूसरे सर भी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा भाई क्या ले आए, मैंने कहा यार इसके अंदर ना ये देखो 3 मार्कर मैं लेके आया। ओहो, अब ये मार्कर मैं बाहर निकाल रहा हूं, 1 2 और 3। अब उन्होंने बोला अच्छा तो ये बात है, यानी कि मैंने जो पैसे दिए उसके अगेंस्ट मुझे कुछ चीज मिली है या नहीं मिली है? बाबा मिली है ना। अब मान लेते हैं ये जो चीज मिली इसका वर्थ 75 रुपए का है, थोड़ी देर के लिए ये 75 रुपए के बराबर है, हालांकि मैंने 100 रुपए दे दिए लेट अस से, तो इसका मतलब मैंने ज्यादा पैसे दे दिए। ये ज्यादा जो मैंने पैसे दे दिए ये मेरे लिए नुकसान है। लेकिन अगर इस चीज का वर्थ ज्यादा होता, मान लो 125 होता, तो फिर मैं 25 रुपए फायदे में होता। यानी कि बेसिकली जब हम कहते हैं कि हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कंप्यूट कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुनना है। प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो सब्सिडियरी कंपनी है उसमें इन्वेस्टमेंट किसने करी है? सर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी ने करी है, और उसके अलावा सब्सिडियरी कंपनी के कुछ और भी शेयर होल्डर है जिनको माइनॉरिटी कह रहे हैं, करेक्ट। लेकिन हम होल्डिंग कंपनी है क्योंकि हमारे ऑलमोस्ट 80% शेयर है, और हमें अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है क्योंकि हम होल्डिंग कंपनी है। बाहर वाले थोड़ी हैं, उनको थोड़ी कोई कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है, उनको कुछ नहीं बनाना क्योंकि वो होल्डिंग कंपनी है ही नहीं, तो वो बैलेंस शीट कहां से बनाएंगे? वो जरूर इस कंपनी के ओनर हैं, कुछ हद तक ओनर हैं, 1/5 तक ओनर हैं, लेकिन हम तो 4/5 के ओनर हैं ना, बड़े ओनर हैं। ये कंपनी हमारे अधीन है और हम लॉ की गाइडेंस है, हमारे ऊपर प्रेशर है कि हमने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। बिकॉज हमने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है तो किसी कारण से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आपको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल प्रदर्शित करनी है। तो इसलिए मुझे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, यानी कि जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएगा उसको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल दिखानी है। अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कौन बना रहा है? होल्डिंग कंपनी बना रहा है, कोई माइनॉरिटी थोड़ी बना रही है। तो होल्डिंग कंपनी को कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कंप्यूट करनी है, और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कंप्यूट करने के लिए ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं जो अभी तक हमने करी। यानी कि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे कंप्यूट करेंगे ये अभी मैं बताऊंगा, लेकिन कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कंप्यूट करने के लिए होल्डिंग कंपनी को देखना पड़ता है कि सब्सिडियरी कंपनी के जितने भी प्रॉफिट्स और रिजर्व हैं उसमें से कैपिटल नेचर के कितने, पोस्ट नेचर के कितने, उसमें हमारा हिस्सा कितना है, बाहर वालों का हिस्सा कितना है। किसी कारण से यह देखना पड़ता है। लेकिन क्यों देखना पड़ता है? तो एक तो आंसर है कि मुझे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कंप्यूट करनी पड़ती है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर क्या है ध्यान से देखो। अब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे कंप्यूट करते हैं? लो जी, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कंप्यूट करने के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट्स इन सब्सिडियरी कंपनी अकाउंट। इन्वेस्टमेंट्स इन सब्सिडियरी कंपनी अकाउंट। सब्सिडियरी कंपनी में हमने जो इन्वेस्टमेंट्स करी उसका मैं अकाउंट बना रहा हूं। अब जरा ध्यान से देखें, पहली बारी में समझें, दोबारा बैलेंस शीट को देखो। आप होल्डिंग कंपनी है, आपने सब्सिडियरी कंपनी में
4,000 शेयर तो खरीदे और सब्सिडियरी कंपनी का एक शेयर 100 रुपए का है, लेकिन आपने यहां 4 लाख नहीं लिखा है, आपने क्या लिखा है? 7 लाख लिखा है। 7 लाख। ये 7 लाख क्या शो कर रहा है कि 4 लाख रुपए की चीज खरीदने के लिए आपने 7 लाख दी। दिस 7 lakh is reflecting that you paid 7 lakh to get a worth of 4 lakh. बात समझ में आई? 4 लाख का सामान खरीदने के लिए आपने 7 लाख रुपए दिए। पहले तो इस चीज को समझो। अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे मैं लिखूंगा टू बैंक। ऑफ कोर्स मैंने 7 लाख रुपए यहां पर लिख दिए। अब एक बड़ा पॉइंट, मैंने कई क्लासेस में अपनी आपको कहा है, पता नहीं आपको याद है या नहीं, बैलेंस शीट अकाउंट्स में इवेंट कहलाती है। क्या कहलाती है? इवेंट। और इवेंट की पोस्टिंग हमेशा एक बार होती है, यानी कि ये आइटम की पोस्टिंग यहां हो चुकी है, तो इसका मतलब है ये आइटम अब और कहीं नहीं आ सकता। इज इट क्लियर टू यू? इवेंट की पोस्टिंग एक ही जगह होती है और ये आइटम अब कहीं और नहीं आ सकता। ये भी ध्यान में रखना, किसी कारण से मैं बाद में इसका यूज करूंगा। खैर, अब मैंने 7 लाख रुपए वो प्राइस दिया। अब बताओ बदले में, जैसे भाई अभी मैं एग्जांपल दे रहा था, बदले में मेरे पास पेन यानी कि मार्कर्स आए थे। ये 3 मार्कर मेरे पास आए थे, करेक्ट? 3, मेरे पास बहुत सारे मार्कर है। तुमने कई बार देखा होगा, मैं नीचे देखता रहता हूं, यहां पे इतने सारे मार्कर हैं और आपको हैरानी होगी कुछ मार्कर यहां पर भी पड़े हुए हैं। तो एनीवे, खैर मैं अभी 3 ही मार्कर की बात कर रहा था। अब 7 लाख रुपीज, 7 लाख तो मैंने पेमेंट करी, पर मेरे पास क्या क्या आया? अब जरा मुझे बताओ बच्चों, यही तो मैं देखना चाह रहा हूं कि अब मेरे पास क्या क्या आया, जरा जल्दी से बताओ। अब एक तो तुम्हारे पास आया शेयर कैपिटल। अब वो अधिकार वाली बात याद रखनी है। जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक तो उस कंपनी के शेयर कैपिटल मिलती है, जो कि 4,000 शेयर मिले 100 रुपए वाले 4 लाख, और उस कंपनी के रिजर्व्स में भी तो आपको हिस्सा मिल रहा है या नहीं मिल रहा? अब प्रॉब्लम क्या है, सब्सिडियरी कंपनी के जितने भी रिजर्व्स हैं, ये सब सब्सिडियरी कंपनी के रिजर्व है, पीएनएल और जनरल रिजर्व, लेकिन हमने सब्सिडियरी कंपनी के रिजर्व्स के 2 हिस्से कर दिए, कुछ कैपिटल कुछ पोस्ट, करेक्ट? इन सब में होल्डिंग का भी हिस्सा है, माइनॉरिटी का भी हिस्सा है, लेकिन कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कंप्यूट करने के लिए होल्डिंग कंपनी का सब्सिडियरी कंपनी के कैपिटल नेचर के रिजर्व में जो हिस्सा है, हम केवल वही यूज कर सकते हैं। इसलिए सब्सिडियरी कंपनी के तमाम रिजर्व्स को कैपिटल और रेवेन्यू में बांटना पड़ता है। सब्सिडियरी कंपनी के जितने भी रिजर्व और सरप्लस हैं, उनको हम 2 हिस्से कैपिटल और रेवेन्यू में बांटेंगे। दोनों में हमारे होल्डिंग के भी हिस्से होंगे, बाहर वालों के भी हिस्से होंगे, लेकिन होल्डिंग कंपनी का जो हिस्सा कैपिटल नेचर के रिजर्व्स और प्रॉफिट में है, उसी का यूज कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कंप्यूट करने के लिए हो सकता है। इसका मतलब क्या हो गया? देखो यहां पर होल्डिंग कंपनी का हिस्सा कैपिटल नेचर के प्रॉफिट में इतना है, जनरल रिजर्व में इतना है, यानी कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो सब्सिडियरी कंपनी के कैपिटल नेचर के जो रिजर्व्स और हैं और कैपिटल नेचर के जो प्रॉफिट्स हैं, उसमें हमारा इतना हिस्सा है होल्डिंग कंपनी का। देखो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है और शेयर कैपिटल जो हमें मिल रही है, ये कैपिटल बेनिफिट है, और हमें कुछ और भी बेनिफिट मिल रहा है रिजर्व्स का। रिजर्व्स का जो बेनिफिट मिल रहा है, कुछ तो कैपिटल नेचर के रिजर्व में बेनिफिट मिल रहा है, कुछ रेवेन्यू नेचर के रिजर्व में मिल रहा है। तो जो कैपिटल नेचर के रिजर्व में बेनिफिट मिल रहा है, उसी को हम यहां पर लिखते हैं कैपिटल बेनिफिट्स। कैपिटल नेचर के रिजर्व्स में होल्डिंग कंपनी का हिस्सा 1,80,000 है, और सब्सिडियरी कंपनी के जो रेवेन्यू नेचर के प्रॉफिट्स और रिजर्व्स में हमारा हिस्सा है होल्डिंग कंपनी का, वो हम यहां नहीं लिखेंगे, उनको हम बैलेंस शीट में अपने साथ मिला करके लिख लेंगे। समझ में आ गया कि सब्सिडियरी कंपनी ने जितने भी रिजर्व्स और प्रॉफिट कमाए हैं, नंबर 1,
एक तो जो प्री पीरियड में कमाए हैं और एक जो पोस्ट पीरियड में कमाए हैं, दोनों में हिस्से हमारे हैं। लेकिन सब्सिडियरी कंपनी के वो प्रॉफिट्स जो हमारी निगाहों में कैपिटल नेचर के हैं, उसमें जो हमारा हिस्सा है उसी का यूज कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कंप्यूट करने के लिए करा जा सकता है। तो मैं कह सकता हूं कि होल्डिंग कंपनी ने 7 लाख रुपए दिए और बदले में उसको शेयर कैपिटल में 4 लाख रुपए मिले और सब्सिडियरी कंपनी के कैपिटल प्रॉफिट्स में 1,80,000 मिले, तो 7 लाख माइनस 5,80,000, ये जो डिफरेंस आ जाएगा इसको गुडविल बोलेंगे, क्योंकि हमने ज्यादा प्राइस दिया। गुडविल क्या है? एक तरीके का कैपिटल नेचर का लॉस है। तो 1,20,000 ये जो डिफरेंस है इसको गुडविल कहा जाएगा। याद रखें, गुडविल का मतलब है कैपिटल नेचर का लॉस। होल्डिंग कंपनी को नुकसान हो गया जब उसने सब्सिडियरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी, क्योंकि हमने काफी ज्यादा प्राइस पे करा। हालांकि तुम बोल सकते हो सर हमें इसमें इसके अलावा यह भी तो मिला है, हां, लेकिन ये हम गुडविल, दरअसल हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब है हम ये देखना चाहते हैं हमें कैपिटल नेचर का बेनिफिट हुआ या नुकसान हुआ। तो अगर नुकसान होगा तो हम गुडविल लिखेंगे, फायदा होगा तो कैपिटल रिजर्व लिखेंगे। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब है यू आर आइदर कंप्यूटिंग गुडविल और कैपिटल रिजर्व। इन अदर वर्ड्स यू आर कंप्यूटिंग आइदर कैपिटल लॉस और कैपिटल रिजर्व। तो जब आपने होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी, तो बेसिकली नाउ यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि उस इन्वेस्टमेंट का नेट रिजल्ट क्या रहा। नेट रिजल्ट ये रहा कि आपको नुकसान हो गया 1,20,000 का, करेक्ट। तो बात यह समझ में आनी चाहिए कि सब्सिडियरी कंपनी जितने भी रिजर्व्स कमाती है उस रिजर्व्स को कैपिटल और रेवेन्यू नेचर में बांटना पड़ता है। दोनों में होल्डिंग कंपनी का भी हिस्सा है और सब्सिडी और माइनॉरिटीज का भी हिस्सा है। लेकिन सब्सिडियरी कंपनी के कैपिटल नेचर में जो होल्डिंग का हिस्सा है उसी का यूज गुडविल कंप्यूटेशन के लिए करा जाएगा, और सब्सिडियरी कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट्स में जो होल्डिंग का हिस्सा है उसका यूज गुडविल कैलकुलेशन के लिए नहीं हो सकता। पहले तो ये पॉइंट समझ में आना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? तो पहले तो ये पॉइंट आपकी समझ में आ जाना चाहिए। अगर ये पॉइंट आपकी समझ में आ गया है तो अब आप आगे बढ़ें। आइए जी, अब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कंप्यूट करने के बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 21 ये भी कहता है कंसोलिडेशन करते वक्त आप हमें ये भी बताओ कि माइनॉरिटीज को क्या क्या चीजें बिलोंग कर रही है। माइनॉरिटीज, अब माइनॉरिटीज को क्या क्या चीजें बिलोंग कर रही है, ध्यान से देखें। सब्सिडियरी कंपनी की जो शेयर कैपिटल है, सब्सिडियरी कंपनी की जो शेयर कैपिटल है उसमें से 4 लाख तो आपके पास है, लेकिन 1000 शेयर तो माइनॉरिटी के पास है ना। तो शेयर कैपिटल, सब्सिडियरी कंपनी की जो शेयर कैपिटल है 1000 शेयर इनके पास हैं 100 रुपए वाले, तो 4 लाख रुपए की शेयर कैपिटल तो इनके पास है। अब देखो, माइनॉरिटीज का हिस्सा सब्सिडियरी कंपनी के कैपिटल नेचर के प्रॉफिट्स में 45,000 है। होल्डिंग कंपनी का हिस्सा इतना था और माइनॉरिटी का हिस्सा इतना है, तो ये माइनॉरिटीज को बिलोंग करता है। तो हम यहां पर लिख देंगे प्लस शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट्स। सब्सिडियरी कंपनी के कैपिटल प्रॉफिट्स में माइनॉरिटीज का हिस्सा 45,000 है, तो ये माइनॉरिटी को बिलोंग करता है। वो भी शेयर होल्डर हैं, याद रखता हूं, वो भी ओनर हैं सब्सिडियरी कंपनी के, लेकिन वो छोटे ओनर हैं, करेक्ट। हम बड़े ओनर हैं, हम होल्डिंग कंपनी है। अब जरा इसको देखो, जो रेवेन्यू नेचर के प्रॉफिट हैं सब्सिडियरी कंपनी के 50 और 25,000, इसमें हिस्सा माइनॉरिटी का 15,000 है। ये भी हम इधर ऐड कर देंगे। शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट, शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट,
शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट्स जो कि 15,000 है, वो आप इसमें ऐड कर दोगे। समझ में आया? अब इससे आपको क्या पता लग गया कि 4,60,000 माइनॉरिटी को बिलोंग करता है, यानी कि सब्सिडियरी कंपनी के जितने भी नेट एसेट्स हैं हम कह सकते हैं उसमें 4,60,000 माइनॉरिटी को बिलोंग करते हैं, यह कहा जा सकता है। करेक्ट। अब हम बनाते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। लीजिए जी, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए अब मुझे क्या करना होगा? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए अब मुझे क्या करना है? कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखें, बस एक आध पॉइंट का ख्याल करना है, बाकी तो इसमें कुछ है ही नहीं। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको टेक्निकली तो कुछ भी नहीं करना है। ध्यान से देखें, पहला आइटम बताओ, होल्डिंग कंपनी की शेयर कैपिटल है या नहीं है? सर बिल्कुल है। होल्डिंग कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो कितनी है जरा बता दो। सर होल्डिंग कंपनी की शेयर कैपिटल 15 लाख है। सर कंसोलिडेशन का मतलब तो आपने बताया था मिला करके लिखना, तो आपने सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल तो मिला ही नहीं। हां, मैंने सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल इसलिए नहीं मिलाई, ध्यान से सुने, सब्सिडियरी कंपनी की जो शेयर कैपिटल है 4 लाख रुपए तुम यहां लिख चुके हो और 1 लाख रुपए तुम यहां लिख चुके हो, इसलिए सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं आएगी। यहां तक ठीक? अभी आपको बैलेंस शीट नजर नहीं आ रही होगी, चिंता मत करें। अगला आइटम मैं आपको बता रहा हूं, होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 4 लाख। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होल्डिंग कंपनी का 4 लाख है बैलेंस शीट में, उसके अलावा सब्सिडियरी कंपनी का बैलेंस शीट में 2 लाख है, लेकिन उसको मैं यहां पर मिला करके नहीं लिखूंगा। सब्सिडियरी कंपनी का जो 2 लाख का बैलेंस है वो आपने यहां लिख दिया और उसके भी 2 टुकड़े कर दिए, 1,50,000 और 50,000। ध्यान से देखें, और ये 2 टुकड़े आपने यहां इस टेबल में दोबारा भी लिखे, 1,50,000 और 50,000। यानी कि सब्सिडियरी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो डायरेक्टली ऐड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सब्सिडियरी कंपनी का जो 2 लाख का प्रॉफिट है उसमें से जो 1,50,000 का प्रॉफिट है वो ऑलरेडी 1, 20 और 30 के रूप में लिखा जा चुका है। कहां पर? देखो, 30,000 रुपए तो तुमने ऑलरेडी, ये जब तुमने 45 लिखा तो इसके अंदर 30,000 यूज हो गया माइनॉरिटी के क्लेम में, और 1,20,000 हो गया यूज यहां पर। जब तुमने कैपिटल बेनिफिट्स लिखा है तो इसके अंदर 1,20,000 यूज हो गया है। यानी कि सब्सिडियरी कंपनी के प्रॉफिट्स हम डायरेक्टली यहां नहीं लिखेंगे, पहले तो यह ध्यान में रखना है। इसी तरह सब्सिडियरी कंपनी के जो कैपिटल नेचर के प्रॉफिट है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जनरल रिजर्व, वो तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं एडजस्ट हो गए, यानी कि कुछ तो माइनॉरिटी क्लेम में यूज हो गए हैं और कुछ गुडविल की कैलकुलेशन में हो गए। इसी तरह सब्सिडियरी कंपनी के जो रेवेन्यू नेचर के प्रॉफिट हैं उसमें से 10 और 15, ये 15,000 तो तुम लिख चुके हो ना। अब ये 40 और 20 अभी तक नहीं लिखे गए हैं, तो सब्सिडियरी कंपनी के जो रेवेन्यू नेचर के प्रॉफिट हैं उसमें जो होल्डिंग कंपनी का हिस्सा है वो मैं यहां पर ऐड कर दूंगा। यहां पर मैं लिखूंगा प्लस पोस्ट एक्विजिशन शेयर, प्लस पोस्ट एक्विजिशन शेयर, यानी कि सब्सिडियरी कंपनी के जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है 50,000, उसमें हमारा हिस्सा 40,000 है। तो अब पूरी कहानी यूं निकल गई कि सब्सिडियरी कंपनी के जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं उनको प्री और पोस्ट में बांटा जाएगा। प्री वाले में भी हमारा हिस्सा होगा, पोस्ट वाले में भी। जो प्री वाले में हमारा हिस्सा होगा उसका यूज तो गुडविल कैलकुलेशन के लिए होगा, और जो पोस्ट वाला हिस्सा होगा वो हम बैलेंस शीट में मिला लेंगे। इज इट क्लियर टू यू? इट इज एज सिंपल एज दैट। तो 4,40,000 में यहां पर लिखूंगा 4,40,000।
इसी तरह सब्सिडियरी कंपनी का फिर है बेटे जनरल रिजर्व। पहले तो मैं होल्डिंग कंपनी का लिखूंगा। होल्डिंग कंपनी का जनरल रिजर्व 3 लाख है। उसके बाद अगले कॉलम में सब्सिडियरी का जनरल रिजर्व 1 लाख है, लेकिन उसको मैं डायरेक्टली वहां नहीं लिखूंगा। सब्सिडियरी कंपनी के जो रिजर्व्स हैं, जो पोस्ट एक्विजिशन वाले हैं, उसमें जो होल्डिंग कंपनी का हिस्सा है, पोस्ट एक्विजिशन जनरल रिजर्व इतना है 25, उसमें से होल्डिंग कंपनी का हिस्सा जो है वो मैं यहां पर ऐड कर दूंगा, प्लस पोस्ट एक्विजिशन शेयर। पोस्ट एक्विजिशन शेयर, पोस्ट एक्विजिशन शेयर जो है वो कितना है, 5000 है, वो मैं ऐड कर 20,000 सॉरी, वो मैं ऐड कर दूंगा, तो 3,20,000। उसके बाद फिर लायबिलिटीज हैं। लायबिलिटीज दोनों की हम मिला करके लिख देंगे। जो होल्डिंग कंपनी की 8 लाख की है और माइनॉरिटीज की लायबिलिटी जो है वो 12 लाख की है, वो तुमने मिला करके लिख दिया, यानी कि 20 लाख, 20 lakhs। बात समझ में आई? दिस इज 20 lakhs। उसके बाद फिर आप लिखेंगे एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट हैं 15 लाख होल्डिंग के और 10 लाख माइनॉरिटीज के, तो 25 लाख आप यहां पर लिखेंगे। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है 7 लाख, ये आपने यहां पर लिख दी है, इसलिए ये यहां पर नहीं लिखी जाएगी, करेक्ट। उसके अलावा फिर करंट एसेट लिखेंगे। करंट एसेट 8 लाख प्लस 10 लाख, दैट इज इक्वल टू 18 लाख। अब दो चीजों का ख्याल करना होगा बैलेंस शीट बनाते समय। एक तो शेयर कैपिटल नहीं लिखते हैं, करेक्ट, नंबर 1। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट नहीं लिखते हैं। उसके अलावा जो सब्सिडियरी कंपनी के रिजर्व्स हैं वो डायरेक्टली बैलेंस शीट में ऐड नहीं होंगे, करेक्ट, क्योंकि सब्सिडियरी कंपनी के जो रिजर्व हैं, जो कैपिटल और रेवेन्यू नेचर के रिजर्व हैं, वो इधर उधर बिखर जाते हैं। केवल और केवल सब्सिडियरी कंपनी के जो रिजर्व्स हैं, जो रेवेन्यू नेचर वाले पोर्शन है, उसमें जो होल्डिंग कंपनी के हिस्से हैं वो बैलेंस शीट में ऐड हो जाएंगे, करेक्ट। और एक चीज ये जो आपने एक तो गुडविल निकाली, ये लिखना भूलना नहीं है, ये अपनी एसेट साइड में आप लिखेंगे। चलो मैं यहां पर लिख देता हूं गुडविल 1,20,000। एक तो ये आपने बैलेंस शीट में लिखना भूलना नहीं। और जो आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट है, भाई वो भी तो ओनर है ना यार, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है वो भी तो आप 4,60,000 यहां पर लिखोगे। समझ में आया? तो इस तरह होल्डिंग कंपनी ने क्या करा, अपने एसेट तो लिखे और सब्सिडियरी कंपनी के जो 10 लाख के एसेट है वो हमने क्यों ऐड करे, क्योंकि उस 10 लाख में 4/5 हिस्सा हमारा है और 1/5 हिस्सा बाहर वालों का है। क्योंकि हम बाहर वालों को भी लिख रहे हैं तो इसलिए बाहर वाले का हिस्सा भी दिखा रहे हैं। भाई जो सब्सिडियरी कंपनी के 10 लाख के एसेट हैं, जरा यहां समझो, सब्सिडियरी कंपनी के जो ये 10 लाख के एसेट हैं, इसमें भी तो 4/5 हिस्सा आपका है और 1/5 माइनॉरिटी का है, 8 लाख और 2 लाख। तो इसलिए मैंने टोटल 10 लाख ऐड करा। आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए सर आपका हिस्सा तो 8 लाख है तो 8 लाख ही ऐड करना चाहिए। भाई हम माइनॉरिटी का क्लेम भी तो दिखा रहे हैं तो उनका हिस्सा भी दिखा रहे हैं, वो अलग मैटर है कि मुझे अलग अलग करके दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली 10 लाख ऐड कर सकता हूं। समझ में आ गया? इसी तरह सब्सिडियरी कंपनी के जो ये 10 लाख है, इसमें ये भी मैंने पूरे ऐड करे हैं। तो इसका मतलब है बैलेंस शीट बनाते वक्त हम होल्डिंग कंपनी के तमाम एसेट्स और सब्सिडियरी कंपनी की तमाम लायबिलिटीज को मिला करके लिखते हैं। एक आध पॉइंट का हमें ख्याल करना पड़ेगा, जैसे कि हम शेयर कैपिटल सब्सिडियरी कंपनी की नहीं लिखेंगे क्योंकि वो शेयर कैपिटल हम यहां पर और यहां पर लिख चुके होते हैं। इसी तरह सब्सिडियरी कंपनी में करी गई इन्वेस्टमेंट
होल्डिंग कंपनी के द्वारा नहीं लिखी जाती है, उसका यूज यहां पर हो जाता है। फिर सब्सिडियरी कंपनी के जो रिजर्व बैलेंस शीट में दिए होंगे वो डायरेक्टली हम ऐड करके नहीं लिखेंगे। सब्सिडियरी कंपनी के जो रिजर्व्स हैं उनको प्री और पोस्ट में बांट देंगे, यानी कि कैपिटल और रेवेन्यू में बांटेंगे। जो कैपिटल नेचर के रिजर्व्स हैं सब्सिडियरी कंपनी के, वो यूज हो जाते हैं गुडविल कैलकुलेट करने में और माइनॉरिटी का इंटरेस्ट कंप्यूट करने में। और जो रेवेन्यू नेचर के रिजर्व सब्सिडियरी कंपनी के होते हैं, माइनॉरिटी का इंटरेस्ट तो माइनॉरिटी वाले में ऐड हो जाता है और ये वाला हिस्सा इनका यहां ऐड हो जाता है। माइनॉरिटी को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि सब्सिडियरी कंपनी के कितने कैपिटल नेचर के रिजर्व है, कितने रेवेन्यू के, क्योंकि उनको कोई बैलेंस शीट थोड़ी बनानी है। वो तो ये कहेंगे सब्सिडियरी कंपनी के जितने रिजर्व है बस हमारा हिस्सा बता दो। तो इस तरीके से हम इसको इस केस में बनाएंगे। ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? पक्का ये बात समझ में आ गई है? किसी तरीके का कोई डाउट तो नहीं है? सर पक्का नहीं है। अगर ये पक्का डाउट अब नहीं है तो फिर इसके आगे की चर्चा हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ठीक है।